उस दौर में जब वन विभाग के लोग ये बात भी कह रहे थे कि सेंचुरी बनने के बाद कुछ लाभ, तो हमने कहा कि इसका तो अध्ययन किया जाना चाहिए ना, तो इस पर कि भाई क्या कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है और कितना उससे नुकसान हुआ है। और क्योंकि हमने जितना अध्ययन किया है वो हमने तमाम सारी चीज़ें निकाली है, तो हमको पता है कि कितने गांव ख़त्म हुए हैं, कितनी हमारी खेती बाती ख़त्म हुई है, कितने लोगों की आजीविका ख़त्म हुई है, कितने गाँवों की। और लेकिन फ़ायदे की बात हो तो फ़ायदा कितनों को पहुँचा है, किसको पहुँचा है, इस पर तो बात करने की ज़रूरत है। बिनसर जो पिछले लंबे समय से हर साल कई कई बार जल रहा है, बड़ा कारण उसका यही है कि भाई बिनसर में सेंचुरी बनने के बाद लोगों के हक हकूक़ पूरे ख़त्म हुए हैं। जब हक हकूक़ ख़त्म हो गए एक तरफ, और कानून भी वहाँ दो तरीके के लागू हो रहे हैं, क्योंकि जो 28वीं सेंचुरी का बनना, सेंचुरी के बनने के बाद लोगों का हक हकूक़ का ख़त्म होने के बाद एक तरफ जो उसके अंदर अगर हम देखें सेंचुरी में लगभग 77 ग्राम पंचायतों के हक थे और तकरीबन 300 गांव उसके अंदर आते थे, जो कहीं ना कहीं इमारती लकड़ी से लेकर के घास चारा पत्ती से लेकर के उस जंगल पर निर्भर थे। सेंचुरी बनी और आप उसके अंदर अब जा नहीं सकते थे और ये सब प्रतिबंधित आपका चीज़ें हो गई थी। दूसरी तरफ क्या बड़ा काम क्या रहा कि बिनसर के अंदर जो स्टेट हैं, सेंचुरी बनने से पहले केवल मात्र वहाँ पर एक रिसोर्ट होता था, माउंटेन रिसोर्ट के नाम से था, 1950 में वो बन गया था। लेकिन सेंचुरी बनने के बाद सारे के सारे जो वहाँ के स्टेट थे वो रिसोर्ट में तब्दील हुए। स्टेट क्या था कि ब्रिटिश पीरियड में जो जो अलग अलग जगहों पर जो लोग थे उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, और उन स्टेटों में अधिकतर सेब के बगीचे हुआ करते थे बिनसर के अंदर, वहाँ सेब पैदा होता था, स्थानीय लोग काम करते थे और सेब और ये सब भी होता था। लेकिन सेंचुरी बनने के बाद क्योंकि देश के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर बिनसर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ, तो वहाँ फिर वो जो ये स्टेट थे लोगों के अपने, जो एक प्रकार का बगीचे और ये सब था, उसका कोई टूरिज्म से उसका कोई बहुत लेना देना नहीं होता था, तो वो सारे के सारे रिसोर्ट में तब्दील हुए और टूरिज्म के क्षेत्र में होटल एक प्रकार का हम कहते हैं होटलों में बदलने शुरू हुए। तो यहाँ जो ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त हुई, क्योंकि इस पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जिसके तहत आपके सेंचुरी नेशनल पार्क बनते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनते हैं, उसके सेक्शन 20 में ये बहुत साफ तौर पर कहा गया है, उसकी जो धारा 20 है वो ये कहती है कि किसी भी संरक्षित क्षेत्र के भीतर, उसमें शब्द है कि उत्तराधिकारी, वसीयती अथवा निकटवर्ती के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ये पूरा कानूनन इस बात को कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ 10.5 हेक्टेयर ज़मीन सेंचुरी बनने के बाद बिकी। उसके बाद वहाँ सारे आलिशान रिसोर्ट बने, और रिसोर्ट बनने के बाद वहाँ तक सड़कें गई। लेकिन ये सवाल है कि ये सब सड़कें कैसे बन गई, और ये रिसोर्ट की ज़मीनों की खरीद फरोख्त पूरे कानूनों को दरकिनार करके कैसे होगी। एक तरफ तो ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ उसके जो अंदर के जो गांव थे, तो उन गांव के अंदर संरक्षित क्षेत्र होने के चलते किसी भी तरीके के विकास कार्य नहीं होने दिए जा रहे थे। वहाँ जो है, अब मेरे ही गांव के अंदर आज भी हम लंबे समय से बात कर रहे हैं कि बड़ी बात नहीं है, अभी मुझे 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाना होता है जंगल के बीच में। हम कह रहे हैं कि एक कच्चा रास्ता, एक बाइक जाने लायक बना दीजिए, कम से कम लोगों का आना जाना थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिल पा रही है। बिजली के लिए 10-12 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। कड़धरा एक गाँव है जहाँ गांव के अंदर बिजली की पूरी लाइन बिछ गई, फिटिंग हो गई, बाहर चला गया, लेकिन तकरीबन 500 मीटर सेंचुरी क्षेत्र पड़ रहा था, तो उसको लगने में 12 साल लगे। तो इसी तरीके से पेयजल योजनाएं, कई हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं। भैंसुड़ी गांव का उदाहरण हमारे सामने था कि जब वहाँ स्वजल के तहत पेयजल योजना बननी थी, गांव वाले पाइपलाइन चले गया था, सब चले गए थे, प्रधान वहाँ ले गए थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली तो नहीं बन पाया। तो इसी तरीके से जहाँ गांव के लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क, रास्ते जैसी चीज़ें नहीं हुई, बनने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन बिनसर के अंदर आपको वो रिसोर्ट और ये सब चीज़ों की अनुमति मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों के चलते क्या रहा है कि इन गाँवों में एक तरफ जंगली जानवरों का आतंक है, खेती बाती पूरी तरह से चौपट हुई है। जो वो क्षेत्र आलू और गडीरी उत्पादन के लिए पूरा प्रसिद्ध हुआ करता था, सारा का सारा आज के तारीख में पूरा ख़त्म है। और अंदर के गांव की अगर मैं हालत बताऊं, जो 6 गांव उसके भीतर हैं, एक सातरी गांव पड़ता है। सातरी गांव में आज सिर्फ एक परिवार रह रहा है, पूरा गांव खाली हो गया है। मेरा गांव जो विशाल है वहाँ आज 6 परिवार रह रहे हैं, उसमें बुढ़ा बुढ़िया और इसी तरीके से हैं, वो खाली हो गया है। उधर अगर बगल में दलार की बात करें तो तकरीबन 9 परिवार दलार में रह रहे हैं, यही 9 परिवार आपके गोनाप के अंदर रह रहे हैं। तो जो एक कड़धारा है उसमें थोड़ा सा तकरीबन 18-20 परिवार वहाँ भी बचे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी वहाँ भी पूरी गायब है। तो जो ये जो पूरा फलायन उसके अंदर से हुआ है, ये गाँव तो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए हैं। और लेकिन दूसरी तरफ वो सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये जो इन चीज़ों के चलते क्या रहा है कि जो गांव के लोग जंगल
कि आग बुझाने में अपना पूरा ये सब देते थे, तो उनके अंदर एक निराशा का आया और अब वो उत्साह पहले जैसा उनको नहीं दिख रहा होता है। उस वक्त बिनसर में एक पर्यावरण जनजागरण समिति हुआ करती थी, और उस समिति के जो हैं ठीक ठाक लिंक के जो उस वक्त थे, चाहे वो गांधी परिवार के साथ थे, तमाम थे, तो उन्होंने एक उसका बिनसर सेंचुरी के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। और उस वक्त जो है उस वक्त कई प्रधानों से को उसके पक्ष में दस्तखत करवा लिए, लेकिन बाद में वही प्रधानों से जब हमने बात करी तो वो तो सेंचुरी के अर्थों को जानते ही नहीं थे, सेंचुरी क्या होती है। उस वक्त ये कहा गया था कि यहाँ जो है टूरिस्ट आएगा और लोगों के हक हकूक़ों में एक तो किसी भी तरीके की कटौती नहीं हो पाएगी। उस वक्त उन्होंने एक पर्चा निकाला था कि पर्यावरण जनजागरण समिति ने, जिसमें ये लिखा हुआ था कि बिनसर सेंचुरी से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित, और उसमें पूरा अंदर लिखा था कि अगर लोगों के कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि लोगों के हक हकूक़ों में कटौती होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो पर्यावरण जनजागरण समिति के लोग ही सबसे पहले इसका विरोध करेंगे। ये लाइन उन्होंने उसके अंदर लिखा और गाँव में पर्चा बांटा। तो लोगों को भी लग रहा था कि शायद ये सब होगा, लेकिन बाद के दौर में जैसे ही सेंचुरी बनने के बाद लोगों के हकूक़ ख़त्म हुए, और उस दौर में एक बड़ा वर्ग इसका विरोध पहले से कर रहा था, क्योंकि 28वीं सेंचुरी बनी और 1987 में ही इसको लेकर के तमाम आर्टिकल आने लग गए थे लोगों के उस क्षेत्र के, जो क्योंकि शोभिन सिंह जीना जी जो पर्वतीय विकास मंत्री पूर्व में रहे थे, वो सुनूल के रहने वाले थे, उस वक्त गोविंद सिंह बिष्ट थे, वो सारे लोग इसका पूरा विरोध कर रहे थे। बहुत मज़ेदार बात और ये है कि मैं उस दौर का एक अखबार में देखता हूँ, कमल पंत ने जनसत्ता पर एक वो लिखा हुआ था, नहीं नवभारत टाइम्स में, सॉरी नवभारत टाइम्स में आर्टिकल लिखा था, तो वो लिख रहे हैं कि उस वक्त जो सांसद थे वहाँ पर के तत्कालीन सांसद हरीशचंद्र रावत, तो वो भी इसका पूरा विरोध कर रहे थे। सारे लोगों के विरोध के बावजूद भी वो सेंचुरी जो है पर्यावरण जनजागरण समिति ने अपने उच्चाधिकारियों या शासन के साथ, केंद्र सरकार के साथ अपने समझौतों के संबंधों के आधार पर वो बना दी गई। और उसके बाद जब लोग उन सवालों को लेकर के लड़ते रहे, ये सब करते रहे, जब उनको समझ में आया कि ये सब दिक्कतें हो रही हैं, तो वो फिर वो समिति के लोग गायब हो गए और उनके कहीं कोई वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। तो दरअसल सेंचुरी की मांग लोगों ने नहीं करी। जो फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पर्यावरण जनजागरण समिति ने जब एक पूरा प्रपोजल बनाया, उस प्रपोजल को तो लोगों के सामने नहीं लाया गया। उस वक्त के कुछ प्रधानों से जब ये कहा गया कि भाई इससे फ़ायदा होगा और उस सेंचुरी के क्या है करके वो नहीं जानते थे, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इस बात को 92 में जब मूवमेंट के बाद जो समझौता प्रशासन के साथ हुआ था, उस वक्त भी कहा गया था कि वो कौन प्रधान है जो आप कह रहे हैं कि प्रधानों ने मांग करी, मतलब दस्तखत उसमें किए हैं, उसकी लिस्ट जारी कर दीजिए, लेकिन वो सूची आज तक नहीं मिल पाई है। और जब हम व्यक्तिगत तौर से प्रधानों से बात करते थे, वो कहते थे कि नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं, वो तो विरोध कर रहे थे। तो 87 से ही मतलब इसका विरोध हुआ है, लगातार विरोध हुआ है, और सिंगल आदमी ने कभी ये नहीं कहा कि जो सेंचुरी का पक्षधर रहा हो, तो उसका लगातार विरोध रहा है। जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 88 में सेंचुरी बनी है, और 87 में जो स्थानीय लोग थे, शोभन सिंह जीना जी के नेतृत्व में लोगों ने लगातार विरोध किया, लगातार नुक्कड़ सभाएँ करी, उन्होंने अदालत में भी इसको चुनौती दी। बाद में उनका असामयिक जो निधन हुआ उसके चलते वो मामला उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसके बाद 28वीं सेंचुरी बनती है, 92 में तो उतना बड़ा आंदोलन वहाँ हो जाता है। 93, 94 के बाद तो लगातार ही वहाँ एक संघर्ष रहा है, लगातार ही उसका विरोध रहा है ये। और उसकी मांग एकमात्र ये थी कि बिनसर सेंचुरी को आप खारिज करिए, और उसका जो बेसिक जो लड़ाई का मामला था वो कहीं ऐसा नहीं था कि वो किसी पर्यावरण या जंगल बचाने के खिलाफ है। उससे जो बड़ा खतरा ये दिख रहा था कि भाई देखिए, क्योंकि इस बात को आज सारे लोग जानते हैं, इसको तो आज हमारा शासन प्रशासन सारे लोग इस बात से कह रहे हैं कि अकेले वन विभाग के बूते पर जंगलों को नहीं बचाया जा सकता है लोगों की भागीदारी के बगैर। और जो खतरा बड़ा ये लग रहा था कि भाई जब आप लोगों के सारे हकूक़ों को बंद करने की बात कर रहे हैं, और बिनसर जैसी जगह पर जहाँ उसके अंदर इतने स्टेट हैं, इतने उसके अंदर गाँव में, बहुत छोटा सा क्षेत्र है, 45 स्क्वायर किलोमीटर का कोई बड़ा क्षेत्र नहीं होता है, तो वहाँ अगर ये सब हो रहे हैं तो इससे जो जंगल और गाँव की जो दूरियाँ बन रही हैं, तो ये घातक है आने वाले समय में, और उसका नतीजा दिखा है। जहाँ तक बिनसर में लोगों के हक हकूक़ों का सवाल है, ये होता ही है कि कानूनन कि अगर किसी भी क्षेत्र को आप संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं, तो उससे पहले ये होना चाहिए कि उस समुदाय के उस जंगल के अंदर क्या क्या अधिकार हैं, कौन से हक हकूक़ हैं, वो सारे के सारे एक जगह अभिलिखित होने चाहिए। और जब आप सेंचुरी बनाने के बाद उनके हक हकूक़ वहाँ जब प्रतिबंधित हो जाते हैं, तो ये हक हकूक़ किस उसके नियरेस्ट की जंगल के अंदर आप देंगे, इसकी व्यवस्था उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन बिनसर के अंदर ये तमाम सारा चीज़ें नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अन्य संरक्षित क्षेत्रों के अंदर भी इस प्रक्रिया को अधिकतर अपनाया नहीं जा रहा है।
तो इसके चलते क्या रहा कि जब 1996 तक लोग अपने आंदोलन के बूते पर, संघर्ष के बूते पर अपने तमाम हक हकूक़ लेते रहे, अंतिम बार 1995-96 में ही वहाँ टिम्बर राइट का जो है चीड़ के पेड़ों का हक छपान हुआ था। 96 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वन विभाग ने बहुत गलत तरीके से उसको, उनके आदेश को जो है परिभाषित किया और ये कह दिया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के कारण आपके सारे हक हकूक़ बंद हो गए हैं। इस मामले को लेकर के जब हम आरटीआई में चीज़ें निकाली और लास्ट में आयोग के अंदर ले गए, तो वहाँ 15 साल के बाद हम लोगों ने फिर टिम्बर राइट दोबारा से उन गाँव का लिया। हाँ ठीक है, ये बात हुई कि बिनसर के अंदर आप नहीं देंगे, लेकिन बिनसर से सटा हुआ जो अन्य क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके अंदर हक देंगे। और इस तरह 15 साल बाद इमारती लकड़ी का हक मिला और ये रहा कि सारे गाँव को ये हक उसके बाद जो बिनसर पर जिनका हक पहले होता था वो मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत ये रही कि उसके उस क्षेत्र के अंदर चूँकि सूखे पेड़ बहुत कम है और चीड़ के, तो इन सब चीज़ों के चलते उस रूप में वो हक नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो हक लिया गया। दूसरा, कई बार हम देख रहे हैं कि जो संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के साथ भी बड़ी छेड़छाड़ गैरकानूनी तरीके से वन विभाग द्वारा की जा रही है। तो बिनसर में हमने ये देखा कि जब 1928 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है तो उस वक्त उसका क्षेत्रफल 45.59 वर्ग किलोमीटर होता है और 2000 आते आते वन विभाग अपने सारे डॉक्यूमेंट में 47.07 वर्ग किलोमीटर लिखने लगा। और जब हमने उनसे ये पूछा कि भाई ये 2 वर्ग किलोमीटर लगभग ये क्षेत्र कैसे बढ़ा, कहाँ बढ़ाया गया, तो कोई जवाब उनके पास नहीं था। फिर आरटीआई में ये सब चीज़ें निकाली गई तो पता चला कि वन विभाग ने उसको गैरकानूनी तरीके से किया है, क्योंकि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी धारा 26 क 3 ये साफ साफ कहती है कि किसी भी संरक्षित क्षेत्र की सीमा को बिना विधानसभा में इस आशय का संकल्प पारित किए बगैर आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था और जब आरटीआई में ही जब आयोग के सामने गए तो आयोग ने उन्होंने ये कहा कि साहब ये तो उत्तर प्रदेश का ज़माने की बात है और हमारे पास तो इसका कोई कागज़ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये संकल्प पारित हुआ होगा। तो आयोग ने एक फटकार उनको लगाई थी और वन विभाग से कहा था कि आपका जिम्मा है कि आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिखिए और उनसे जो है मांगिए कि भाई कोई संकल्प अगर पारित है तो। और उसके बाद 2 बार जो है प्रभागी वनाधिकारी ने विधानसभा उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा और उसके बाद क्योंकि वो संकल्प पारित ही नहीं हुआ था तो फिर वो उसका कोई जवाब उनको नहीं मिल पाया ठीक से। तो उसका नतीजा ये रहा कि अब हम देख रहे हैं कि चाहे बिनसर का मैनेजमेंट प्लान बना है या फिर वो अभी जो नए जगहों पर वो जहाँ पर भी क्षेत्र पर लिख रहे हैं तो अब वो 45.59 वर्ग किलोमीटर लिखना शुरू किया है। तो ये भी एक हम देख रहे हैं कि मनमानी तरीके से चीज़ों को जो किया जा रहा है। दूसरा, हमारा एक बड़ा सवाल ये कहना है पिछले दौर में कि भाई जो जंगली जानवरों के चलते हमारे पूरे पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल अभी आया है कि जो जंगली जानवरों का आतंक है, चाहे वो बंदरों का सवाल है, चाहे वो तेंदुओं का सवाल है, तो ये वाइल्ड बोर जंगली सुअरों का सवाल है। तो भाई इस बात को तो हमको देखा जाना चाहिए कि भाई किसी भी क्षेत्र में कितना जानवर रह सकता है, कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उस फॉरेस्ट की। कहीं ना कहीं इसको देखे जाने की मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी एक बैठक में हम लोगों ने सवाल को हमने उठाया था कि भाई आप ये बताएं कि एक लेपर्ड कितने जगह पर रह सकता है, कितना स्थान उसको चाहिए। तो वन विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारा बहुत बड़ा अध्ययन इस पर नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि एक लेपर्ड को लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में चाहिए। तो हमारा कहना था कि इस हिसाब से तो बिनसर के अंदर 45 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है, तो यहाँ पर 3 लेपर्ड होना चाहिए था। 3 के अपेक्षा 6 हो जाए, 10 हो जाए। लेकिन 2016 की जो वन विभाग की गणना है उनके अनुसार वहाँ पर 32 लेपर्ड हैं। उन्होंने लिख रखा है कि 30 लेपर्ड हैं, 2 उसके साथ शावक देखे गए। तो हमारा ये कहना है कि देखिए अब उसकी संख्या और लगातार बढ़नी है, लेकिन अगर हम ये बात नहीं करेंगे कि कितना रह सकेगा तो उसका तो असर होना ही होना है लोगों के अंदर।